हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस यूजिंग बुलियन आइडेंटिटीज। अब बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए टोटल जो अवेलेबल मेथड्स होते हैं वो 3 टाइप के मेथड्स होते हैं। या तो यूजिंग बुलियन आइडेंटिटीज हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, केएमएफ के थ्रू उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, या फिर टैबुलर मेथड के थ्रू। बट टैबुलर मेथड आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, जो गेट का सिलेबस है उसमें टैबुलर मेथड नहीं है, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोगों का फोकस रहेगा यूजिंग बुलियन आइडेंटिटीज एंड केएमएफ। तो पहले इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बुलियन आइडेंटिटीज के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, मिनिमाइज करते हैं फंक्शन को, वो बताऊंगी। देन नेक्स्ट वीडियो में हम केएमएफ की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन है फर्स्ट, ये आपके प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन ही होंगे जो कि मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्वेश्चन आया गेट 1999 में पूछा गया है, लॉजिकल एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a प्लस a बार b इज इक्विवेलेंट टू। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच होती है वो सबसे पहले यह है कि आपको क्वेश्चन को रीड आउट करना है अच्छे से। तो हमने रीड आउट कर लिया, हमको पता चला हमारे पास में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू a प्लस a बार b, और ये 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि हम इसको कैसे मिनिमाइज करें कि इन चारों में से एक ऑप्शन इसमें से करेक्ट आए। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखेंगे a प्लस a बार b बार। यहाँ पर एक मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताए थे मिनिमाइजेशन के मेथड से, उससे पहले बुलियन आइडेंटिटीज के बारे में बताया था, बुलियन लॉज के बारे में बताया था। तो उसमें हमने एक लॉ पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को यूज करके यहाँ पर हम इस फंक्शन को लिखेंगे a प्लस a बार एंड a प्लस b। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ क्या होता है, शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। a प्लस सी डी को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस सी मल्टीप्लाई बाय a प्लस डी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ यहाँ पे अप्लाई किया है मैंने। a प्लस सी हो गया तो a प्लस a बार हो गया, a प्लस डी मल्टीप्लाई बाय में a प्लस बी। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को यूज करके हमने ये फंक्शन निकाला और आउटपुट आया y इज इक्वल टू a प्लस बी। क्यों? क्योंकि a प्लस a बार की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अकॉर्डिंग टू बुलियंस लॉ हमने ये भी पढ़ रखा है, a प्लस a बार इज इक्वल टू 1 होगा। y इज इक्वल टू a प्लस b, डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है काफी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, द मिनिमाइज्ड फॉर्म ऑफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन। क्या गिवन है लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये पूरा लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन है, इसको आपको मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख देती हूँ। सपोज मेरे पास फंक्शन है गिवन a बार b बार c बार प्लस a बार b c बार a बार b c। आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करें तो जल्दी से उस क्वेश्चन को एक बार अपने जो आपको प्रैक्टिस के आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए रफ पेपर मिलता है उस पर आप क्वेश्चन को फटाफट से लिख लें, अब उसको सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी, कोई चीज कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, सबसे पहले वाले में a बार और c बार। ठीक है ना, a बार c बार फर्स्ट 2 के अंदर कॉमन आ गया, अंदर क्या ब्रैकेट में रहा b बार प्लस b। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट में देखो क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, a बार c प्लस a c बार। ठीक है, अब b प्लस b बार इज इक्वल टू 1 होगा, तो a बार c प्लस b, a बार c प्लस a c बार। ठीक है, अब नेक्स्ट इस b को मैं आगे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि आपके फंक्शन में 3 आपके टर्म्स हैं, वो टर्म्स इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रही है, तो हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे। आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, a बार बी सी प्लस ए बी सी बार। अब आप लोग देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, a बार कॉमन आ रहा है कौन कौन से टर्म के अंदर, फर्स्ट टर्म के अंदर और सेकंड टर्म के अंदर, तो c बार प्लस b c। ठीक है, प्लस ए बी सी बार। अब नेक्स्ट ये फंक्शन आ गया आपके पास में। अब नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट के लिए मैं आप लोगों के लिए न्यू स्लाइड ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं उसे वापस से लिख देती हूँ जिससे आप लोगों को
कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ए बार सी बार प्लस बी सी प्लस ए सी बार बी, इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को यूज करना है। सिंपल सी प्लस सी बार एंड सी बार प्लस बी प्लस ए सी बार बी। ए बार 1 हो गया, सी बार प्लस मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देती हूँ ए बार बी प्लस ए सी बार बी। ओके, अब नेक्स्ट, तो यहाँ पर नेक्स्ट में क्या कॉमन आ रहा है, लास्ट के 2 के अंदर देखिए बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बी हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में ए बार प्लस ए सी बार आया। जल्दी से सॉल्व करेंगे इसे, ए बार सी बार प्लस अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ए बार प्लस ए देन ए बार प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ये आपका क्या बचा रिमेनिंग, बी प्लस बी सी बार, ठीक है। अब इस फंक्शन को आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो ये क्या होगा, ए बार बी प्लस बी सी बार प्लस ए बार सी बार, ठीक है। अब ये आपका कौन सा ऑप्शन है जिसको मैच कर रहा है, दिस इज दिस वन, ठीक है ना। ये ए बार सी बार देन बी सी बार देन ए बार बी, ये आंसर कौन सा हो गया इसका, ए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये नोट करेंगे कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी को बार बार यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, उससे आप एक वेरिएबल को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका गेट 2007 में पूछा गया है। बूलियन फंक्शन y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी इज टू बी रियलाइज्ड यूजिंग ओनली 2 इनपुट नैंड गेट, द मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड इज, ठीक है ना। मतलब आपको एक फंक्शन गिवन है, 2 इनपुट नैंड गेट से अगर उस फंक्शन को रियलाइज करेंगे तो कितने नंबर ऑफ मिनिमम गेट्स की नीड होगी वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन है y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो सिंपल, यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखेंगे नोट करेंगे तो आपको ए बी है यानी एंडिंग ऑपरेशन है, यानी एक ऑरिंग और 2 एंडिंग ऑपरेशन हो रहे, तो इनको हमें परफॉर्म कराना है यूजिंग नैंड गेट। तो सबसे पहले सपोज बिल्कुल बेसिक से मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ, है ना, कि सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि हमने एक फर्स्ट वाले नैंड के अंदर इनपुट दिया ए बी, सेकेंड में दिया सी डी, थर्ड वाले में उनके आउटपुट अप्लाई कर दिए थर्ड नैंड गेट के अंदर। तो फर्स्ट नैंड का आउटपुट क्या आया, ए बी होल बार, सेकेंड का सी डी होल बार, थर्ड का आउटपुट क्या आएगा, ए बी होल बार डॉट सी डी होल बार कंप्लीट होल बार, ठीक है। अब थर्ड का आउटपुट आया, इसको मैं आगे सॉल्व करूंगी, डी मॉर्गन्स अप्लाई करूंगी, तो मेरे पास क्या फंक्शन आना चाहिए, ए बी बार होल बार, बार को ब्रेक किया, डॉट था वो प्लस में चेंज हो गया, सी डी होल बार और इंडिविजुअल्स बार लग गए, ठीक है। तो ए बी होल बार कैंसिल, बार से बार, आपके पास में फंक्शन जो आया वो आया ए बी प्लस सी डी। तो 3 नंबर ऑफ नैंड गेट तो आपको चाहिएंगे ही एटलीस्ट रियलाइज करने के लिए जो गिवन फंक्शन है उसे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओके। ये भी इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी तरफ मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक टेबल गिवन है, बूलियन एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है इस टेबल के थ्रू, ठीक है। ये भी 2005 में पूछा हुआ है गेट के अंदर। आपने टेबल के अंदर जो भी आपका आउटपुट आ रहा है, ठीक है, 0 से लेके 7 तक काउंटिंग है, यानी 3 वेरिएबल है ये। फंक्शन आपका जो भी 1 हो रहा है जहाँ जहाँ भी, उस लाइन में आप एरो मार्क कर दीजिए, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है ना। 2 जगह ही आपका आउटपुट आ रहा है 1, यानी जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो इनसे और इनसे ही अपनी आएगी, ठीक है। भी कैसे आएगी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। हम इसकी एसओपी फॉर्म लिखेंगे, ओके। तो एसओपी फॉर्म के लिए मैं इस फंक्शन को लिख सकती हूँ क्या,
0 है, इसको किससे डिनोट करूँगी, मतलब मुझे मिन टर्म्स लिखनी है, कुछ भी नहीं करना है, इसकी मिन टर्म्स लिखनी है। और बी सी प्लस ये क्या होगा, ये है ना, ये क्या है, ए बी सी बार। ठीक है, तो मिन टर्म्स का सम हो गया, फंक्शन की वैल्यू क्या हो गया, ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार। अब फंक्शन ये आपके पास आ गया, बट ये फंक्शन और ये फंक्शन मैच नहीं कर रहे हैं, ये आपका एसओपी फॉर्म है और ये कौन सी फॉर्म है आपकी, पीओएस। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच लिया वो एसओपी के थ्रू हम लोगों ने अप्रोच किया है, बट ऑप्शंस में गिवन आपको पीओएस है, तब उसे आगे हम कन्वर्ट करेंगे। आप लोग चाहें तो डायरेक्ट पीओएस फॉर्म में भी उसे लिख सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे वो मैं बता देती हूँ। पहले उसके सबसे पहले मैं बता देती हूँ इसको पहले आप सॉल्व कैसे करोगे। तो सॉल्व करने के लिए पहले तो आप कॉमन देखो, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है ना, बी कॉमन आ गया, ब्रैकेट में ए बार सी प्लस ए सी बार हो गया और बी आपका कॉमन आ गया। अब अगेन यहाँ पर इसके अंदर भी मैं डिस्ट्रीब्यूटेड लगा सकती हूँ। ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे लगेगी, आप लोग बोलेंगे इसमें तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं लग सकती क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाली फॉर्म नहीं है, बट इसके लिए आप लोगों को मैं बता देती हूँ, आप इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड लगा सकते हैं। क्या फंक्शन है आपका, ए सी बार प्लस ए बार सी, बी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब सपोज ये मैंने x और ये yz, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने अजम्पशन किया है कि ए सी बार पूरा मेरे एक x वेरिएबल के इक्विवेलेंट है और a बार सी बार इज yz। तो अब तो ये फॉर्म हो गई ना a प्लस बी सी, ठीक है, a प्लस बी सी, तो अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड इजीली लग सकती है। तो क्या होता है x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय x प्लस जेड, तो x की वैल्यू क्या है, ए सी बार प्लस ए बार और ए सी बार प्लस सी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म लग गए यहाँ पे। अब इसको आगे और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अगेन ए प्लस ए बार, वापस डिस्ट्रीब्यूटेड आपको लॉ यूज करना है, ए प्लस ए बार 1 के इक्वल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ वैल्यू ए बार प्लस सी बार, और यहाँ पर सी प्लस सी बार आपका 1 के इक्वलेंट हो जाएगा, तो ब्रैकेट में आपका ए प्लस सी बचेगा। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिखने की नीड नहीं है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, अब तक हमने इतनी बार डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ यूज कर लिया है। ठीक है, तो ये जो आंसर आया आपका बी मल्टीप्लाई बाय ए बार प्लस सी बार मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी, ये कौन से ऑप्शन के इक्विवेलेंट है इसमें, दिस वन ए के इक्विवेलेंट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। ओके, अब इसी क्वेश्चन को आप अगर डायरेक्ट पीओएस फॉर्म में लिखते तो वो क्या होता, वो आपका हो जाता है कि आपने जहाँ पर भी फंक्शन में 0 वैल्यू है वहाँ पर जो आपके मैक्स टर्म्स होंगी उनको आपको लिखना है और मल्टीप्लाई करना है, तो ये डायरेक्ट पीओएस फॉर्म होती। बट इस टेबल के थ्रू अगर हम लोग इसकी मैक्स टर्म्स लिखेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करना, तो इसीलिए मैंने एसओपी वाले अप्रोच ली और उसको जल्दी से सॉल्व कर लिया। तो जो मिनिमम टाइम में सॉल्व होगा वो आपका ये एसओपी फॉर्म के थ्रू होगा। पीओएस के थ्रू मैंने यहाँ पर सारे आपकी वैल्यूज़ लिखी हुई है, देख लीजिए आप। अब इसको आप आगे मल्टीप्लाई करोगे, मिनिमाइज करोगे तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने इसको एसओपी फॉर्म में कर लिया है सॉल्व। ठीक है, तो ये आप लोगों का डिसीजन होगा कि आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, कि मिनिमम टाइम में हम कैसे सॉल्व कर सके क्वेश्चन को। तो उसके लिए आपको सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, और सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही क्या क्लिक करता है कि क्या ईजी वे रहेगा इसको सॉल्व करने का, तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये भी 2007 में पूछा हुआ है, बूलियन एक्सप्रेशन आपको गिवन है, उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सारे ऑप्शंस आप देख लीजिए, सब में 3 टर्म्स ही हैं। ठीक है ना, और 3 to 4 वेरिएबल आपके हर एक टर्म के अंदर आ ही रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है आपका वो देख लीजिए क्या है, ए बार बी बार सी बार डी। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखेंगे कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें कौन कौन सी टर्म में आ रही है। तो सबसे पहले देखिए बी बार सी बार डी, बी बार सी बार डी फर्स्ट और थर्ड टर्म के अंदर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ बी बार सी बार डी कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, ए बार प्लस ए, जो कि किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 के। अब नेक्स्ट इन दोनों टर्म, जो रिमेनिंग दोनों टर्म है उसमें क्या कॉमन है, उसमें आ रहा है बी और डी बार। ठीक है, प्लस बी डी बार कॉमन आ गया, और रिमेनिंग अंदर क्या रह गया ब्रैकेट के अंदर, बी और डी बार कॉमन आने के बाद ए बार सी और इधर ए सी बार, ए बार सी प्लस ए सी बार। ठीक है, अब ए प्लस
ए बार 1 के इक्वलेंट है तो मैं जल्दी से लिख देती हूँ बी बार सी बार डी प्लस ए बार बी सी डी बार प्लस ए सी ए बी सी बार डी बार। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी बार सी बार डी कहाँ पर है, इन दोनों में है, ठीक है। फिर ए बार बी सी डी बार देन ए बी सी डी बार, यानी ये और ये दोनों सेम है, आपका आंसर हो गया डी। इजी था ये क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका गेट 2009 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 1 और आपको एक फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन की वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट है और यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है x इज इक्वल टू 1 की, ठीक है। फिर इन चारों ऑप्शंस में से क्या वैल्यू आएगी आपको वो देखना है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू इस पूरे फंक्शन में रख देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर x इज इक्वल टू 1 है तो x बार अपने आप 0 हो जाएगा, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट उसका 0 होगा। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को देख लेती हूँ, यहाँ पर x जहाँ पर है वहाँ पर 1 रखा है पहले मैंने, ठीक है। y बार प्लस, यहाँ पर आप लोगों को ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है कि ब्रैकेट कहाँ क्लोज हो रहा है, क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि कौन से फंक्शन में क्या चीज़ मल्टीप्लाई होगी। देन अगेन x1 तो इधर y बार आ गया, ठीक है, ये पूरा फंक्शन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देन अगेन x बार यानी ये 0 हो गया, 0 प्लस z बार 1 प्लस y, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब 1 प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, यानी 1 के अंदर कोई भी चीज़ अगर ऐड हो रही है, बुलियंस लॉ को हम यूज़ करें, उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन, अब यहाँ पर भी 1 में ये पूरा फंक्शन ऐड हो रहा है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, 1 डॉट वो 1 हो गया, यहाँ पर क्या बचा z बार, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो आउटपुट आपका आ गया z बार इज इक्वल टू 1, ठीक है। कितना जल्दी ये सॉल्व हुआ है। 1 प्लस, यहाँ पर बस आपको यही बूलियन लॉ को यूज़ करना है कि 1 के अंदर कोई भी चीज़ ऐड हो रही है उसकी वैल्यू 1 होगी। अब आपको z बार इज इक्वल टू 1 इस ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। तो अब z बार की वैल्यू 1 है तो z की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट उसका 0 होगा z का, ठीक है। अगर z बार की 1 है तो z क्या होता है, z बार का कॉम्प्लीमेंट ही है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो z इज इक्वल टू 0 आपका डिजायर्ड आउटपुट हो जाएगा, जो कि आंसर डी गिवन है। ओके, इजी क्वेश्चन है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 2014 में पूछा हुआ है, इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, बूलियन एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसमें देखिए x प्लस वाई बार, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म के अपोजिट को अगर यूज़ करूँ तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x के अंदर y और y बार, ठीक है ना, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये एक सिंप्लीफाई फॉर्म हो जाएगी इस मल्टीप्लिकेशन की मेरे पास। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट टर्म के अंदर हम डी मॉर्गन अप्लाई कर देंगे। तो x बार y बार होल बार को ब्रेक किया है, साइन चेंज किया है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, y बार की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल अकॉर्डिंग टू बुलियंस लॉ, प्लस इसको मैंने ब्रेक किया तो ये क्या आया x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, x प्लस एक्स वाई, ये x प्लस 0 x हो गया, आगे मल्टीप्लाई कर दिया x डॉट x भी x ही रहेगा और एक्स वाई हो गया। अब x प्लस एक्स अगेन x ही रहेगा और प्लस एक्स वाई हो गया। अब यहाँ पर x कॉमन आ गया है, ब्रैकेट में 1 प्लस वाई ऑलवेज इक्वल टू 1, रिमेनिंग क्या रहा x, आउटपुट क्या आएगा ax। इसी क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर आप लोगों को बस एक चीज़ ध्यान रखनी थी कि जल्दी से मैंने इसको सॉल्व कर लिया देख के कि डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ का जो हम यूज़ करते हैं x प्लस वाई जेड को, तो वो फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हो रही थी, तो उसमें सॉल्व करके यहाँ पर डी मॉर्गन्स लगा दिया। तो इस तरह की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या लेनी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की प्रैक्टिस से आएंगी, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
2015 में पूछा हुआ है ये भी। अब इसमें क्या है क्वेश्चन के अंदर, आप रीड आउट करें। आपको बोला है कि एक फंक्शन ऑफ बुलियन वेरिएबल्स एक्स वाई जेड एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द मिन टर्म एज, यानी आपको मिन टर्म्स गिवन है। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया हुआ था मिन टर्म्स का रिप्रेजेंटेशन। अब इनको कैसे लिखना है वो मैं बताती हूँ। विच वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सम गिवन बिलो, ठीक है ना। यानी सिंपल आपको इतना ही पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको मिन टर्म्स गिवन है, मैक्स टर्म क्या होगी, है ना। मतलब आपको मिन टर्म अगर पता है, यानी SOP पता है, तो POS उसका क्या होना चाहिए वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर बस इतना ही होगा। मिन टर्म के अलावा कितने जो है, अब 3 वेरिएबल्स है तो 0 से लेके 7 तक रहेगा आपका, टोटल 8 वेरिएबल्स रहेंगे, 8 काउंटिंग रहेगी, ठीक है। अब 0 से 7 है, जो जो मिसिंग है वो सारी मैक्स टर्म होंगे, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी से यहाँ पे लिख भी देती हूँ, सॉल्व करके बता देती हूँ, ठीक है। आपको गिवन है f x y z समीशन 1 2 5 6 7, ये सारे आपके पास में क्या है, मिन टर्म। तो इसकी जो मैक्स टर्म होंगी वो क्या हो जाएंगी, मिन टर्म्स आता है तो आप मैक्स टर्म भी निकाल सकते हो। रिमेनिंग जो जो बचा है, ठीक है, तो क्या बचा है 0 से लेके 7 तक में क्या बचा है, 0 1 2 आ गया, 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग बची हुई है वो आपकी क्या हो जाएंगी, मैक्स टर्म, ठीक है। अब इसको हम वेरिएबल के टर्म में कैसे लिखेंगे, यानी फंक्शन की जो वैल्यू होगी आप डिनोट करो मैक्स टर्म की फॉर्म में। तो m0 क्या होता है, ये m0 मल्टीप्लाई बाय m3 मल्टीप्लाई बाय m4। अब m0 m3 m4 क्या होगा, मैक्स टर्म की वैल्यू क्या होगी 0 के लिए, ठीक है। 0 0 0 और 3 की वैल्यू क्या होती है, पहले मैं वैल्यूज लिख देती हूँ सारी, फिर हम मैक्स टर्म्स लिख देंगे, ठीक है ना। ये नंबर्स जो थे मेरे मैक्स टर्म के मैंने लिख दिए। अब POS फॉर्म में मैक्स टर्म के लिए हम लोगों को क्या करना है, आपको 0 को रिप्रेजेंट करना है। कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड वाली फॉर्म को हम यूज करेंगे, तो 0 आपका अनकॉम्प्लीमेंटेड से होगा डिनोट और 1 आपका कॉम्प्लीमेंटेड से डिनोट होगा, ठीक है ना। यानी 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, x, ठीक है, और यहाँ पर 1 है तो ये z, ठीक है। तो अब इसको जल्दी से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई है, y बार z बार, 1 है तो कॉम्प्लीमेंटेड लिखा है, मल्टीप्लाई बाय x बार प्लस y प्लस z, ठीक है। यहाँ पर आपको बस यही ध्यान रखना है, अपोजिट टू मिन टर्म होगा। मिन टर्म में हम लोग क्या करते हैं, 0 अगर हम है तो उसको a बार से डिनोट करते हैं और 1 को a से। यहाँ पर सिंपल होगा 0 को a से और 1 को a बार से डिनोट करेंगे, अपोजिट होता है ये, ठीक है। अब लास्ट में आप देख लीजिए आपके ऑप्शंस क्या सूट कर रहे हैं। इसमें क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओके। तो आप लोग मैच करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही थे, वो रिलेटेड टू बूलियन अलजेब्रा। तो वहाँ पर आप लोगों ने मिनिमाइज किया है फंक्शन को यूजिंग बूलियन आइडेंटिटीज। अब नेक्स्ट में मैं आप लोगों को K-मैप के बारे में बताऊंगी। K-मैप क्या होता है, कार्नोप मैप बोलते हैं इसे, और उसमें कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और उसके थ्रू फंक्शन को मिनिमाइज कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।